दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम है वो हमेशा के सामान्य प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो इस रिवीजन में जो भी हमने पिछले एक साल में महत्वपूर्ण जगहों को अब तक मैप पर देखा है, उनमें से कुछ चयनित या फिर जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही होंगी उनको हमने आज के सेशन में शामिल किया है। अब यह जो सेशन है इसमें मई और जून 2 महीनों के जो भी करंट अफेयर्स हैं, मई जून 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में परीक्षाएं जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, हम कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि जो पहले पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करें और उसको प्रैक्टिस करें, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल बनेगा। वैसे भी जब परीक्षाएं होंगी तो फिर उसमें बहुत नया हो सकता है ना पूछे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर 1 साल पुराना 2 साल पुराना तक भी उठा लिया जाता है, वो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत, और बाकी का जो पोर्शन है वो स्टैटिक का तो आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करें पहले प्रश्न से और पहली खबर से। जो खबर मई 2022 की है, तो मई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की थी। इस दौरान वे दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शरीक हुए थे। अब प्रश्न क्या बन सकता है इससे? निम्नलिखित में से कौन से नॉर्डिक देश हैं? पहला नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। यहाँ पर 5 विकल्प दिए हुए हैं, आपको कूट का चुनाव करते हुए इसका उत्तर देना है। कौन से देश पूछे हैं? नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक देश सुनकर हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीजें तो याद आ सकती हैं कि शायद यूरोप के किसी क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पर समझिए कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये 3 देश हैं। इसके अलावा डेनमार्क इसमें शामिल होगा और आइसलैंड शामिल होगा। 5 देशों को नॉर्डिक देशों के अंतर्गत गिना जाता है। इसमें एक शब्द और आ सकता है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। जब स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात आएगी तब फिर आप इतना हिस्सा ले सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को, लेकिन जब देशों की बात आएगी तो फिर ये 5 देश आएंगे। अब इसमें चूंकि डेनमार्क शामिल है और ग्रीनलैंड, जो आपने एक आइलैंड का नाम सुना है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए ग्रीनलैंड भी आ जाएगा। एक आइलैंड और है जिसको कह रहे हैं अलैंड आइलैंड, ये फिनलैंड का है, इसलिए ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये कुछ 4-5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। 5 देश हैं और 2 क्षेत्र हैं जो उन देशों के ही हिस्से हैं लेकिन आइलैंड हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। सभी इसमें शामिल होंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, यानी जो विकल्प होगा वो डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट भूल जाते हैं। अगला जो सवाल है और अगली खबर है, मई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। दूसरा, साथ ही क्वाड नेताओं का टोक्यो शिखर सम्मेलन 2022 भी संपन्न हुआ। तो उस समय काल में जो घटनाएं हुई थी वो भी आपको रिकॉल हो जाएंगी कि पूरे एक साल में क्या क्या चीजें घटित होती आई हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान क्वाड, G20, G4 और ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जैसे वैश्विक समूहों या संगठनों के सदस्य हैं। अब ये सवाल बहुत ज्यादा फेवरेट हम कहें एक तरीके से परीक्षाओं का है कि कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें भारत शामिल है, भारत के अलावा बाकी कौन कौन से देश हैं ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा कहता है कि जिन अक्षांशों के बीच भारत की अवस्थिति है, जापान की अवस्थिति पूरी तरह से उन अक्षांशों के उत्तर में है। तो आपको सही कथन बताने हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि भारत और जापान किन किन संगठनों के सदस्य हैं। पहले क्वाड मेंबर में देखें कौन कौन से हैं। यूएसए, उसके बाद इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं जो क्वाड के सदस्य हैं और क्वाड बनाते हैं। बेसिकली 4 देशों से ही क्वाड भी बनता है। अगला है G20। अब G20 में 19 देश हैं और एक संगठन है जिसे हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो 19 देशों में कौन कौन से हैं एक बार नाम देख लीजिए। यूके, फ्रांस, इटली, तुर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये है G20। आगे बढ़ें, अब देखें G4 कंट्री। G4 कंट्री में 4 देशों का नाम है। कौन सा? जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान। इन 4 देशों की खास बात यह है, या हम कहें G4 ग्रुप का जो गठन है बेसिकली उसकी मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो
परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें इन 4 देशों को भी शामिल किया जाए तो इसमें भारत की आवाज बाकी देशों के साथ मिलकर के और मजबूत होती है और भारत अपनी दावेदारी बाकियों के साथ मिलकर के पेश करता है। अगला है ITER। तो ITER में कौन कौन से देश है? इसमें 2 तरह के यहाँ आपको नाम दिख रहे होंगे, एक नीले रंग से, एक लाल रंग से। तो जो लाल रंग से हैं वो इसके सदस्य हैं, जो नीले रंग से हैं वो इसके पार्टनर हैं। सदस्य कौन कौन से हैं? USA, यहाँ यूराटोम में UK और स्विट्जरलैंड इसके अंतर्गत इसके सदस्य हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा इसके केवल पार्टनर्स हैं। इस बात को याद रखिए। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट पर, जो स्टेटमेंट कहता है, एक बार देख ही लें इसको, कि जिन अक्षांशों के बीच भारत की स्थिति है या अवस्थिति है, जापान की अवस्थिति पूरी तरह से उन अक्षांशों के उत्तर में है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहना है कि जिस अक्षांश के बीच में भारत है, मान लीजिए भारत यहाँ आता है 37 डिग्री नॉर्थ के आसपास और उसका दक्षिणतम सिरा यहाँ आएगा अंडमान के पास। अब इसके बीच में जापान नहीं होना चाहिए कथन के मुताबिक, इसके पूरी तरह से उत्तर में होना चाहिए, यानी इस क्षेत्र में। अगर आप जापान की अवस्थिति देखेंगे तो जापान का कुछ हिस्सा तो इसके उत्तर में है, लेकिन बाकी का हिस्सा उसी अक्षांश पर आता है जिसमें भारत का लेह लद्दाख वाला और उसके कुछ दक्षिण का क्षेत्र आएगा, यहाँ तक उत्तराखंड वाला हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में गलत है। सही है केवल एक पूछा गया है, कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए में इसका जवाब छुपा हुआ है। तो ऐसे एक एक करके हमें देखते हुए चलना है कि कौन सी खबरें हैं और किस तरह से उनसे सवाल बन सकते हैं। तो मार्क आप लोग जरूर करते रहिएगा। तो आप अपना मैप सामने रखिए और उसमें पेंसिल से मार्क करते जाइए। अगली खबर है, मई 2022 में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को आर्मेनिया के द्वारा कुछ अतिरिक्त रियायतें देने के बाद से आर्मेनिया अजरबैजान के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। हमने पिछले एक एपिसोड में भी इस पर चर्चा की थी कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र और आर्मेनिया वाला क्षेत्र कहाँ आता है। प्रश्न इस बार थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से कौन से देश आर्मेनिया के पड़ोसी हैं? जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और इराक, इसमें से आपको बताना है। देख लें आर्मेनिया की लोकेशन कहाँ है। तो आर्मेनिया है यहाँ, ये इसके पड़ोसी का मतलब हुआ किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? अजरबैजान के साथ करता है, जॉर्जिया के साथ, तुर्की के साथ और ईरान के साथ। 4 देश हो गए। रशिया और इराक, इन 2 देशों के साथ डायरेक्टली सीमा नहीं लगती इसकी, तो इन दोनों को हम बाहर कर सकते हैं, रूस और इराक को। तो उत्तर में आएगा 1, 3 और 4। कहाँ है? ऑप्शन सी में है 1, 3 और 4। और आर्मेनिया की लोकेशन ये भी समझ लीजिए कि ये लैंडलॉक्ड है, इसको कहीं से भी कोई भी तट प्राप्त नहीं है। चलिए अगली खबर, मई 2022 में भारत कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति JSTCC की बैठक कनाडा के ओटावा में आयोजित की गई। तो ये भी फैक्ट है, एक तरह से पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित की गई थी। अब आपको इस पर विचार करना है कि लॉरेंशिया का पठार, बेरिंग सागर, लेब्राडोर सागर और मिशिगन झील, निम्न में से कौन से कनाडा से संबंधित हैं? अब देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से कनाडा में आते हैं। तो लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर यहाँ है, कनाडा से संबंधित है। दूसरा लॉरेंशियन प्लेट्यू या लॉरेंशियन का पठार भी कनाडा के पास है या कनाडा का ही एक हिस्सा है। ये क्षेत्र ही लॉरेंशियन तुल्य जलवायु, आपने जब जलवायु प्रदेश पढ़े होंगे उसमें इसका नाम आता है, तो यहाँ पर ही वह जलवायु पाई जाती है। ये 2 हो गए, लॉरेंशिया का पठार और लेब्राडोर सी। अब बेरिंग सागर और मिशिगन झील कहाँ है? अब याद रखिएगा जो मिशिगन झील है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है और एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से USA में स्थित है, ना कि US और कनाडा का भाग है। तो ये कनाडा से संबंधित नहीं है। दूसरा बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर कहाँ है? यहाँ, जो कि कनाडा से संबंधित नहीं है बल्कि जो US है, US का अलास्का वाला क्षेत्र यहाँ आ जाता है और उसके और दूसरे तरफ जब जाएंगे तो हमें रशिया का क्षेत्र मिल जाता है। तो रशिया और अलास्का के बीच में बेरिंग सागर की अवस्थिति हमें दिखाई देगी। तो ये भी कनाडा से संबंधित नहीं है, दोनों गलत हैं। तो 1 और 3 इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए में है। इस तरह से और भी इसके क्षेत्रों को आप देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्षेत्र पूछे जाएं,
कुछ और भी पूछा जा सकता है। बाकी लेकों की अवस्थिति कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें से कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी झील सबसे छोटी है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। अगली खबर, मई 2022 में शंघाई सहयोग संगठन के तत्वाधान में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपको बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में कथन है, चीन और पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। दूसरा, इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। तीसरा, भारत समेत 8 देश SCO के पूर्ण सदस्य हैं। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो चीन और पाकिस्तान क्या इसके संस्थापक सदस्य हैं? एक बार देखें तो अभी आपको इस नक्शे में इसके सदस्य देश दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये बात याद होगी कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ 2017 में इसकी सदस्यता दी गई थी। तो इसमें ये बात निहित है कि पाकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य नहीं होगा। तो चीन तो है लेकिन पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। जी नहीं, इसका मुख्यालय शंघाई में ना होकर के बीजिंग में है। तो ये इसीलिए है कि परीक्षा में आप इस सवाल को गलत कर दे, ये ऐसा नहीं है, मजाक है। लेकिन आपको याद रखना है कि शंघाई में शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय नहीं है, ये बीजिंग में है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप निश्चित तौर पर इसको सही करके आएंगे, लेकिन ये गलत है। उसके बाद भारत समेत 8 देश इसके पूर्ण सदस्य हैं। अब इस नक्शे को फिर से देखते हैं। इसमें 8 देश हैं, 1, 2, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, 5वां ताजिकिस्तान, छठा किर्गिस्तान, 7वां कजाकिस्तान और 8वां उज्बेकिस्तान और रशिया भी है। 8 हो गए। बाकी के आपको दिख रहे होंगे कुछ देश पीले रंग से। तो जो पीले रंग से देश दिख रहे हैं वो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसके अलावा कुछ आपको हरे रंग से दिख रहे होंगे, वो है इसके डायलॉग पार्टनर्स। इसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, कंबोडिया, श्रीलंका और नेपाल का नाम आता है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर केवल 3 में है, बाकी के 2 गलत हैं। चलिए अगली खबर, मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, जिसे हम UNCCD कहते हैं, के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट के आबिदजान में किया गया। फैक्ट है, याद कर लीजिए कि COP15 UNCCD का COP15 कहाँ आयोजित किया गया? आइवरी कोस्ट के आबिदजान में। एक बात और याद रखिएगा, इसका COP14 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में कौन सा आयोजित किया गया भारत में। प्रश्न है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। रामसर, स्टॉकहोम, बान और वियना। तो सही कूट का यहां पर आपको चुनाव करना है। देख लेते हैं एक एक करके। पहले आएगा स्वीडन में जो है स्टॉकहोम, एक एक करके देखते हैं। फिर आएगा बॉन, फिर आएगा वियना और फिर रामसर। जर्मनी का शहर बॉन, ऑस्ट्रिया में वियना और फिर ईरान में रामसर, कैस्पियन सागर के पास। क्रम क्या हो गया? 2, 3, 4 और 1। ये आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में ये विकल्प दिया हुआ है। चलिए अगली खबर, जून 2022 में भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग JCC की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसकी सह अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की। ठीक है, प्रश्न क्या है? आपको कथनों पर विचार करना है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा केवल 2 देशों के साथ है। अगला, बांग्लादेश भारत के 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है। अब देखिए, बांग्लादेश से हमने पहले भी कई बार इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया है, लेकिन जब भी सीमा की बात आती है हम इस तरह की चीज़ों को सबसे पहले भूल जाते हैं, क्योंकि जब कई सारे देश होंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, 5 हैं कि 6 हैं या फिर कितने राज्यों से लग रही है। तो इसमें आपको सही कथन पहचानने हैं। पहले स्थलीय सीमा केवल 2 देशों के साथ है। इसको देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार 2 देशों के साथ लगती है। ये कथन सही है और केवल 2 ही देशों के साथ लगती है। अगला, भारत के 6 राज्यों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है।
यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि 6 राज्य नहीं है, यहाँ पर 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। तो 6 राज्य नहीं है, 5 ही राज्य है, क्योंकि यहां पर जो सीमा लग रही है ये असम से 2 बार सीमा लगती है। ये गलत है। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है, ये फैक्ट सही है। इसमें आपको दिख जाएगा कि जो सुंदरबन क्षेत्र है उसमें भारत का जो सुंदरबन है, भारत के हिस्से में जो आता है वो कम है तुलना में बांग्लादेश वाले सुंदरबन के क्षेत्र में। ये सही है। पहला और तीसरा इसमें सही है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाता है। चलिए अगली खबर कहती है, जून 2022 से ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रयोग करते हुए रूसी वस्तुओं को भारत तक पहुंचाना शुरू किया। क्योंकि खबर पुरानी है, वर्तमान समय में स्थितियां हो सकता है बदल गई हो, क्योंकि उसके बाद से कई चीजें बदली थी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खबर के हिसाब से हमें केवल प्रश्न पर भी ध्यान देना है, बाकी खबर में आज के समय जो अपडेट हुआ होगा वो हम अलग अलग प्रोग्राम्स में कवर कर ही रहे हैं। इसके तहत जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा क्या कहते हैं, INSTC के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। पहला, यह हिंद महासागर को फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के रास्ते रूस और उत्तरी एवं पूर्वी यूरोप से जोड़ता है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा है कहां पर। उसके बाद इस परिवहन गलियारे की लंबाई 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अगला, यह भारत और रूस के मध्य सबसे छोटा व्यापार गलियारा है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पर ध्यान देंगे। इसके पहले एक एपिसोड में शायद यहाँ पर कहीं पर गलती मुझसे हुई थी, तो आप लोगों ने उसको करेक्ट किया था। ये एक बात और दर्शाता है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम इसको भी करेक्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर है भारत, इस नक्शे में आपको उत्तर दक्षिण वाला जो परिवहन गलियारा है वो दिखाई देगा। भारत से सेंट पीटर्सबर्ग तक ये जोड़ेगा, जो कि रूस का ही एक क्षेत्र है। अब समझिए कि जो आपको लाइन यहां लाल रंग से दिख रही है, ये एक गलियारा विकसित किया गया है। लाल वाला उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है ये है। जो आपको नीले रंग से लाइन दिख रही है, यह वह पारंपरिक क्षेत्र है जहां पर पहले भारत से रूस के लिए अगर जब व्यापार किया जाता था तो इस रास्ते से जाते थे, तो ये कहीं ज्यादा लंबा पड़ता था, कहीं ज्यादा व्यय आता था और समय की भी यहाँ पर ज्यादा वेस्टेज होती थी। अब हमने ये गलियारा विकसित किया है, तो जो कि भारत और ईरान से होता हुआ फिर रूस को जोड़ता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि हिंद महासागर को फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के रास्ते रूस और उत्तरी एवं पूर्वी यूरोप से जोड़ता है। तो हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर है, तो यहां से होता हुआ फारस की खाड़ी के पास बंदर अब्बास से गुजरता है, फिर कैस्पियन सागर के पास से होता हुआ फिर आगे चला जाता है। अब यहाँ पर चूंकि एक बात और समझनी है कि उत्तरी एवं पूर्वी यूरोप की बात है, तो ये बात सही है। पूर्वी यूरोप का हिस्सा ये वाला क्षेत्र आता है। बेसिकली रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूर्वी यूरोप में आता है। तो पहला स्टेटमेंट है सही। उसके बाद इस परिवहन गलियारे की लंबाई 15,000 किलोमीटर से अधिक है, ये बात सही नहीं है। इसकी जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास है लगभग, लेकिन 15,000 किलोमीटर नहीं है। उसके बाद यह भारत और रूस के मध्य छोटा व्यापारिक गलियारा है, इसीलिए इसको विकसित भी किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अब इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर केवल दूसरा सही नहीं है, ये गलत है। चलिए अगली खबर, मई 2022 में अपने जापान यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह ताइवान की सुरक्षा के लिए ताकत के इस्तेमाल को भी प्राथमिकता देंगे। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताइवान चीनी मुख्य भूमि से लगभग 400 नॉटिकल मील दूर पूर्वी चीन सागर में स्थित है। दूसरा, भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। और तीसरा, ताइवान जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। इसमें यह बात समझिए कि जब ताइवान चर्चा में था तो ताइवान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चीन के लिए भी और बाकी विश्व के लिए भी, इसलिए उससे सवाल बनाया जा सकता है। पहला है, ताइवान चीनी मुख्य भूमि से लगभग 400 नॉटिकल मील दूर पूर्वी चीन सागर में है। इसको देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मेनलैंड चाइना, इसको बोलते हैं। ये है ताइवान, ठीक है। तो चीन का कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत।
भारत इस पॉलिसी का समर्थन करता है, याद रखिएगा, वन चाइना पॉलिसी। ये कहाँ पर अवस्थित है? पहली बात कही गई 400 नॉटिकल माइल, तो ये 400 नॉटिकल माइल नहीं बल्कि 100 नॉटिकल माइल की दूरी के लगभग है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से भी गलत है। दूसरा, इसी में कहा गया है कि पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है, तो इसकी अवस्थिति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल पूर्वी चीन सागर में अवस्थित ना होकर के पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर भी इसमें शामिल होता है, यानी इनके जंक्शन पर यह मौजूद है। यह है गलत। दूसरा, भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, सही बात है। ताइवान जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, यह स्टेटमेंट भी सही है। यह है ताइवान जल संधि यहां पर, और यह है पूर्वी चीन सागर, और ये वाला हिस्सा है दक्षिण चीन सागर का, तो दोनों को जोड़ती है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए, जून 2022 में भारत और आसियान के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न में युग्म दिए हुए हैं, जल संधि है और उनकी अवस्थिति है। मलक्का जल संधि आगे दिया है मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में। टुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में। उसके अलावा लोम्बोक जल संधि जावा और बाली द्वीपों के बीच में। इसमें आपको सुमेलित युग्मों की पहचान करनी है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले मलक्का जल संधि कहाँ है? ये दिया हुआ है मलक्का जल संधि। ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, इन दोनों को अलग करती है, यानी इन दोनों के बीच है। टुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच को देखें, टुंडा स्ट्रेट ये रही, सुमात्रा और जावा के बीच में, सही है। लोम्बोक जल संधि दिया हुआ है जावा और बाली द्वीपों के बीच में, ये कहाँ है? तो लोम्बोक स्ट्रेट आपको यहां मिलेगी। जावा और बाली के बीच में अगर ये होती तो ये आपको यहां कहीं पर मिलती, लेकिन ये जावा और बाली के बीच में नहीं है, तो ये है बाली और यहां एक क्षेत्र है माताराम, इसके बीच में पड़ेगा। ये गलत है। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये। अगली खबर, मई 2022 में एक अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले अंतर्राज्यीय परिषदों का पुनर्गठन किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषदें आपसे पूछी जा सकती हैं। मैप में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझनी जरूरी है, क्योंकि इसमें क्षेत्रवार इनका विवरण है। तो कथन दिए हुए हैं। पहला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। याद रखिएगा किन किन राज्यों की बात की गई है? पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल की बात है। दूसरा, पूर्वोत्तर परिषद का गठन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त किया गया है। अगला, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी सदस्य है। इसमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको देखते हैं कैसे। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, इसका मतलब पंजाब ये है, हिमाचल ये है और उत्तराखंड यहाँ है। इसमें क्या कहा गया है कि यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद लग सकता है क्योंकि उत्तराखंड हमें उत्तरी या हिमालयी राज्य के तहत दिखाई देता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक, जिनके जो क्षेत्र अलग हुए हैं, जैसे उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तो जब ये एक साथ थे तो इनको कहा जाता था मध्य क्षेत्रीय परिषद या मध्य जोनल काउंसिल भी अगर आप कह देंगे। तो उत्तराखंड अभी भी इसी जोनल काउंसिल में आता है, ना कि उत्तरी जोनल काउंसिल में, मध्य में है। ये गलत है। फिर उत्तरी में है कौन कौन से? लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी इसमें आ जाता है। तो पूर्वी में कौन कौन से हैं? ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम भी पूर्वी में है। अभी आगे और देखेंगे। पश्चिमी में कौन कौन से हैं? गुजरात, यहाँ दमन और दीव वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, गोवा। दक्षिणी में देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद आता है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर को यहां देख लेते हैं। सिक्किम को हमने यहां देखा कि पूर्वी में है, पूर्वी जोनल काउंसिल में। अब यहां पर जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जो पूर्वोत्तर काउंसिल है सिक्किम, उसमें भी आता है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इनके साथ सिक्किम भी इसमें शामिल है। तो हमें क्या पता चला कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त किया गया है, सही बात है। और सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद के अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी सदस्य है, ये दोनों सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। ऑप्शन सी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। आगे बढ़े, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, या फिर हम कहें खबर के 3 हिस्से हैं। हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी की खुदाई में अनेक गहने, बर्तन, बस्तियां और मुहरें आदि मिली। फैक्ट भी है, याद रखते जाइएगा। अगला, तमिलनाडु के कृष्णागिरी के निकट 4200 वर्ष पूर्व लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले। उसके बाद कन्हेरी गुफाओं में पर्यटन की सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब यही स्थान यहाँ पर प्रश्न में दिए हैं, स्थान और अवस्थिति। पहला राखीगढ़ी, आगे दिया है हरियाणा और हिसार जिला। उसके बाद है मयिलादुथुराई, तमिलनाडु पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। अगला, कन्हेरी गुफा, महाराष्ट्र, मुंबई के निकट। देख लेते हैं एक बार लोकेशन। पहले है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी यहाँ पर पड़ेगा हरियाणा वाले क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा कौन सा है, मयिलादुथुराई, ये यहाँ है तमिलनाडु के पास। और कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में। तो ये तीनों ही सुमेलित हैं। इसके अलावा इसको ऐसे भी समझिए कि हड़प्पाई स्थल चर्चा में रहता है। राखीगढ़ी की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर क्या मिले हैं, अनेक गहने मिले, बर्तन मिले, बस्तियां मिली और मुहरें मिली। एक फैक्ट। अगला, तमिलनाडु के कृष्णागिरी के निकट 4200 वर्ष पूर्व लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले। अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि लोहे का साक्ष्य हम जनरली मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का जो प्रयोग है वह हमने शुरू किया या मनुष्य ने शुरू किया। उसके पहले ताम्र पाषाण युग की हम बात करते हैं, लेकिन ये साक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 4200 वर्ष पहले लोहे के साक्ष्य की बात कर रहा था। आज के हिसाब से, उत्तर वैदिक काल के हिसाब से काफी पहले की बात हो जाती है। इसके अलावा कन्हेरी गुफाओं को भी पूछा जा सकता है कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। तीनों ही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस बात को भी याद रखना है कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यहाँ पर दिया हुआ है टाइगर रिजर्व और संबंधित राज्य आपको बताना है इसमें से कितने युग्म सही हैं, कितने युग्म सही हैं, सुमेलित नहीं, युग्म। पहला, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पक्के टाइगर रिजर्व असम और अमराबाद टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। एक एक करके देखते हैं कि कहाँ है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश में ना हो करके राजस्थान में है। पहला है गलत। उसके बाद श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, आगे तमिलनाडु दिया हुआ है, ये सही है, यहां मौजूद है। उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व असम दिया हुआ है, तो ये असम में ना होकर के अरुणाचल में है। ये अरुणाचल है, ये गलत है। अमराबाद टाइगर रिजर्व आगे महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो ये तेलंगाना में है। अब इसमें कितने युग्म सुमेलित दिख रहे हैं आपको, केवल एक ही युग्म सही है, श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट है, बेसिकली 4 खबरें हैं, महत्वपूर्ण है। पहला, जून 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद जून 2022 में 2 वर्षों के अंतराल के बाद अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया। इसी महीने में जून 2022 में 2 वर्षों के अंतराल के बाद खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। ये भी दोनों फैक्ट हैं, याद रखिए। अब प्रश्न क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल दिए हुए हैं और अवस्थिति दी हुई है। संत तुकाराम शिला मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू में, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश ग्वालियर के निकट, कामाख्या मंदिर असम गुवाहाटी के निकट, प्राज्ञा देवी मंदिर जम्मू एवं कश्मीर या हम कहें श्रीनगर के पास। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है।
तो संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था। संत तुकाराम शिला मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में है, पुणे के पास दीहू में। ये फैक्ट सही है। और दीहू को एक तरीके से स्थानीय स्तर पर मंदिरों का शहर भी कहते हैं। चलिए अगला 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश ग्वालियर के निकट। ये सही है और ये मंदिर अक्सर ही चर्चा में रहता है और कई बार पूछा भी जा चुका है इसको परीक्षाओं में। उसके बाद कामाख्या मंदिर असम गुवाहाटी के निकट। तो कामाख्या मंदिर यहाँ है असम के पास। उसके बाद राज्ञा देवी मंदिर जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर में। ये भी सही है। राज्ञा देवी मंदिर को खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर चारों ही सही है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आज के सेशन में हमने जिन भी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। और इन महीनों की जो भी इससे जुड़े हुए एपिसोड रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे देंगे। तो अगर आप उन एपिसोड को जाकर के एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं या पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो वहां पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा भी जो प्रश्न हमने उस समय डिस्कस किए थे वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को ठीक तरह से करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो रिवीजन का हमारा अगला चरण होगा। शुक्रिया।